हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम गवर्नमेंट बजट का पूरा वन शॉट रिवीजन करेंगे। इसके सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं इसके अंदर वो भी हम लोग क्लास क्विक रिवीजन करेंगे। तो नेक्स्ट 20 मिनट्स के अंदर क्लास ये चैप्टर पूरा का पूरा अच्छे से आपका रिवीजन होने वाला है, तो अच्छे से एंड तक देखना। सबसे पहली चीज, बजट है क्या। जिस तरीके से क्लास हर एक आम इंसान बजट बनाता है, उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट यानी म्युनिसिपैलिटीज, इवन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी बजट बनाती है। तो सरकार के होने वाले सारे खर्चे, सरकार की होने वाली सारी की सारी कमाई, उसको एक स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड कर दिया जाता है। दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड गवर्नमेंट बजट। यूनियन बजट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट बजट बनाती है उसको यूनियन बजट बोलते हैं, जो 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा अनाउंस किया जाता है। ठीक है। तो बजट बेसिकली क्या होता है, एक्सपेक्टेड, ध्यान रखना एक्चुअल नहीं, एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड रिसीट्स और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड किया जाता है। और हर गवर्नमेंट क्लास बजट बनाती है, और जो सरकार का बजट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको यूनियन बजट बोला जाता है, जिसको प्रेजेंटली जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन वो अनाउंस करती है। राइट। सरकार का जो बजट बनाने का ऑब्जेक्टिव है वो भी एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट बनाने के क्लास ऑब्जेक्टिव है मेरा, MERA, शॉर्ट में क्लास आप याद रख सकते हो। M फॉर मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। आपको पता है इंडिया में बहुत सारी पब्लिक कंपनीज हैं जिनका मेन मोटो है सोशल वेलफेयर करना। तो उन कंपनीज को मैनेज किया जाता है बजट के अंदर। अगर वो अच्छा काम कर रही है तो उनके लिए फंड्स अलोकेट किए जाते हैं, और अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं क्लास, तो उनको सरकार क्या करती है क्लास, प्राइवेटाइजेशन करती है। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो सरकार उनको फंड्स देगी, अच्छा काम नहीं कर रहे सरकार क्लास उनका प्राइवेटाइजेशन कर देगी। दूसरा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का काम भी बजट के थ्रू किया जाता है। अगर इन्फ्लेशन है तो टैक्स रेट को बढ़ा दिया जाता है, सरकारी खर्चे कम कर दिए जाते हैं, और अगर डिफ्लेशन है तो सरकार अपने खर्चों को क्लास क्या करती है, बढ़ा देती है, और टैक्सेस को कम कर दिया जाता है। तो ये भी बजट के अंदर। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, गरीब अमीर के बीच का फासला खत्म करना। टैक्स सिस्टम को प्रोग्रेसिव बना दिया जाता है, जितने अमीर होते चले जाओगे उतने ही ज्यादा हाई रेट से आप टैक्सेस को देते चले जाओगे, और उससे क्लास गरीबों को सब्सिडी दी जाएगी। तो अमीर गरीब का बीच का फासला खत्म करना, इक्विटी को प्रमोट करना, ये होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अगला है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सरकार के रिसोर्सेज को एलोकेशन कैसे होगा। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ऐसी चीजें जो सोशल को, समाज को नुकसान पहुंचाता है, उनके लिए हाई टैक्स। और जो कंपनी क्लास खादी का प्रोडक्ट बना रही है, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, मेडिसिन है ना, उन सब वो सब बना रही है, उनके लिए लो टैक्स। तो MERA, ये 4 क्लास मेन ऑब्जेक्टिव है बजट के। पहले ही क्लास एक्सप्लेन करने के लिए आता था चारों, बट अब 3 नंबर में क्लास इनमें से कोई भी एक आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। एग्जामिनेशन में वेटेज 6 नंबर है इसका। अब आते हैं बजट के मेन कंपोनेंट। बजट के 2 कंपोनेंट होते हैं क्लास, बजटरी रिसीट्स और बजटरी एक्सपेंडिचर। बजटरी रिसीट का मतलब क्या होता है, साल भर में जो भी कमाई सरकार को होने वाली है, टोटल रिसीट, दैट इज कॉल्ड बजटरी रिसीट। साल भर में जितने भी खर्चे सरकार के होने वाले हैं, चाहे वो किसी भी काम में खर्चे हों, उसको बोलते हैं क्लास बजटरी एक्सपेंडिचर। अगर मैं बजट रिसीट की बात करूं, ये फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाइड है। सॉरी, मतलब रिसीट, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी होती हैं, दीज आर दोज रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच डू नॉट लीड्स टू रिडक्शन इन एनी एसेट नॉर क्रिएशन ऑफ एनी लायबिलिटी। फ्री का पैसा सरकार को मिलता है, सरकार की ना ही कोई एसेट कम हो रही है, सरकार की ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, फ्री में सरकार को पैसा मिल गया, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। और ये इसके अंदर फिर से 2 पार्ट है, टैक्स और नॉन टैक्स। रेवेन्यू रिसीट्स के ही फर्दर 2 पार्ट है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, या टैक्स रिसीट, नॉन टैक्स रिसीट। टैक्स कंपोनेंट से जो भी पैसा सरकार को मिल रहा है उसको बोलते हैं टैक्स रिसीट। अदर देन टैक्स जो पैसा सरकार को मिल रहा है उसको बोलते हैं नॉन टैक्स रिसीट। टैक्स 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखना, जिस इंसान के ऊपर सरकार ने टैक्स लगाया, टैक्स की पेमेंट उसी को करनी है, वो किसी और से रिकवर नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है, ये इनकम के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। और दूसरी बात, आप इसका बर्डन किसी के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। बर्डन ऑफ दिस टाइप ऑफ टैक्सेस आर नॉट शिफ्टेबल। इसके अंदर आते हैं इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स। गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स को जनरली पेपर टैक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेपर टैक्स। ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, सरकार ने मेरे पे लगाया, मैं दुकानदार
होने के नाते ग्राहक पे लगा दूंगा। अल्टीमेट बर्डन ग्राहक के ऊपर आता है। इसको जीएसटी या कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। इंडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन क्या होता है? शिफ्टेबल और ये रिग्रेसिव इन नेचर होता है। रिग्रेसिव मतलब सबके लिए क्या होता है? सेम होता है। ये रिग्रेसिव इन नेचर, राइट? लाइक हमारे लिए, आप लिए, सबके लिए सेम है। आप अगर एक पिज्जा खरीदोगे 1000 का तो वो 1050 का पड़ेगा, मैं खरीदूंगा तो भी 1050 का पड़ेगा, और कोई मुकेश अंबानी खरीदेगा तो भी 1050 का पड़ेगा। सबके लिए सेम होता है। नॉन टैक्स रिसीट अदर देन टैक्स, फीस, फाइन, पेनल्टी, स्कीट, कोई इंसान की डेथ हो जाती है, उसका कोई विल नहीं है, वसीयत नहीं है, और कोई उसका बच्चा भी नहीं है, तो वो सारा का सारा सरकार रख लेती है। ग्रांट, डोनेशन, इनकम फ्रॉम पब्लिक कंपनीज, इंटरेस्ट, चैरिटी मिल रहा है, वो सारा का सारा नॉन टैक्स रिसीट है, अदर देन टैक्स। बट है ये रेवेन्यू, क्योंकि इनसे सरकार की कोई भी एसेट्स ना ही कम होती है, ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ती है, फ्री का पैसा मिलता है। तो अब आते हैं क्लास कैपिटल रिसीट पे। कैपिटल रिसीट वो रिसीट है सरकार की जिससे सरकार की कोई ना कोई एसेट्स या तो कम हो जाएगी या कोई ना कोई लाइबिलिटीज बढ़ जाएगी। फ्री का पैसा नहीं है, ध्यान रखना। या तो एसेट कम होगा, कुछ ना कुछ कुछ बेचेंगे, नहीं तो किसी से क्लास उधार लेंगे तो पैसा आएगा, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट। इसके अंदर 3 चीज आती हैं: रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट्स एंड बोरोइंग्स। ध्यान रखना, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट्स एंड बोरोइंग्स। रिकवरी ऑफ लोन क्या होता है? आपने बेसिकली किसी को लोन दे रखा है तो वो आपकी एसेट है। जब आप उसको रिकवर करोगे तो क्या होगा क्लास? आपकी एसेट्स कम हो जाएंगी। डिसइन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट को तोड़ना या इन्वेस्टमेंट को बेचना। आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उस इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। सरकार का मान लो किसी कंपनी में 70% का शेयर है, स्टेक है, सरकार ने उसमें से 5% किसी को बेच दिया। इंडियन रेलवे का सरकार ने 1% मान लो अदानी को बेच दिया, एग्जाम्पल। तो वो क्या है क्लास? आपकी एसेट्स को कम करेगा। तो रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, ये पैसा आ रहा है इसलिए रिसीट है, लेकिन इसके पैसे के आने के साथ साथ इसमें एसेट्स भी कम हो रहा है, इसीलिए ये कैपिटल रिसीट है। अगला है बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटी। अगर आप उधार लेते हो तो कर्जा बढ़ जाएगा, तो इसलिए क्लासेस को क्या बोलते हैं? बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटी। इसमें लाइबिलिटी बढ़ती है और इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटी क्या है क्लास? कैपिटल रिसीट है। ओके, नेक्स्ट है बजटरी एक्सपेंडिचर। सरकार के होने वाले खर्चे, ये 2 टाइप के होते हैं क्लास, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा है क्लास कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बजटरी एक्सपेंडिचर आर ऑफ 2 टाइप्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे रिसीट है वैसे एक्सपेंडिचर भी है, लेकिन अगर आप कोई खर्चा करते हो तो कोई एसेट आता है आपके पास, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी आपकी कम हो जाती है। मान लो मैं खर्च कर रहा हूँ तो कुछ खरीद के लाऊंगा, या फिर मैं खर्च करके अपना पुराना कर्जा उतार दूंगा। लेकिन गवर्नमेंट बजट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर है जिससे सरकार की कोई भी एसेट्स ना बढ़ती है ना कोई लायबिलिटी कम होती है। फ्री का खर्चा, सरकार इंटरेस्ट पे करती है, सरकार सब्सिडीज देती है, गिफ्ट डोनेशन चैरिटी सरकार देती है, डिफेंस पे खर्च करती है, डिफेंस सर्विसेज पे खर्च करती है। बहुत सारे गवर्नमेंट सर्विसेज है, सरकारी स्कूल में खाना पीना खिलाना बच्चों को, या फिर आप समझ लो जो सरकारी सुविधाएं दी जाती है लोगों को, पुलिस पे जो खर्चा होता है, ऐसे बहुत सारे खर्चे, बहुत सारी योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना का खर्चा, वैक्सीनेशन का खर्चा, देश में सरकार ने फ्री में वैक्सीनेशन लगवाया, वो सारे खर्चे क्लास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और ऐसे खर्चे जो क्लास सरकार की किसी ना किसी एसेट्स को बढ़ा देंगे, लाइक बिल्डिंग खरीदा, मशीन खरीदा, सुपर कंप्यूटर खरीदा, राफेल खरीदा, अलग अलग जेट प्लेन खरीदे, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे किसी कंपनी को खरीद लिया, वो सब क्या है क्लास? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। खर्चा के साथ साथ एसेट आ रहा है। नहीं तो रीपेड लोन, आपने अपना पुराना कर्जा उतार दिया, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लोन कम हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रहा है, तो उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं, ठीक है। नाउ अगर बात करें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करके जाना विद ऑल एग्जांपल, क्योंकि आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ सकता है। तो रेवेन्यू रिसीट ऐसी रिसीट है जिससे सरकार की कोई भी एसेट ना कम होती है ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ती है। ये बार बार होने वाले हैं, रेकरिंग है, बार बार होता है क्लास ये रिसीट्स। और रेवेन्यू रिसीट नॉन डेट क्रिएटिंग है। नॉन डेट क्रिएटिंग मतलब रेवेन्यू रिसीट से कोई भी डेट, कोई भी कर्जा जो है क्लास क्रिएट नहीं होता। फ्री का मिल गया ना, कोई डेट क्रिएट नहीं होगा। टैक्स रिसीट, फीस, फाइन, पेनल्टी, इंटरेस्ट, ये सारी की सारी क्या है क्लास? रेवेन्यू रिसीट्स है। अब बात करते हैं क्लास कैपिटल रिसीट्स। These are those receipts of the government which leads to reduction in any asset। कोई ना कोई asset कम हो रहा है, और creation of any liability। या तो कोई ना कोई assets कम होगा, नहीं तो कोई ना कोई liability बढ़ेगी, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट। ये नॉन रेकरिंग है, बार बार जो है नहीं होता, कभी कभी होता है। सम ऑफ कैपिटल रिसीट लाइक बोरोइंग्स हो गया, ये डेट क्रिएटिंग है, जो आपने उधार लिया है, कर्जा लिया है, वो डेट क्रिएटिंग है, बोरोइंग्स में लायबिलिटी बनती है। तो बोरोइंग्स इज द ओनली कैपिटल रिसीट विच इज डेट क्रिएटिंग। रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग सब एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा,
यहाँ से ना कुछ फॉर्मूले बन जाते हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको इसे याद रखना है। सबसे पहला फॉर्मूला, receipts, budgetary receipts are of two types, revenue receipt plus cap receipt. So budgetary receipt is equal to revenue receipt plus cap receipt. Budgetary expenditure is equal to revenue expenditure plus capital expenditure. Formula बन गया। Revenue receipt equal to tax plus non-tax receipt. Tax equal to direct tax plus indirect tax. Non-tax receipt में इन सबको ऐड करेंगे तो non-tax receipt आएगा। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ना, इसी से फॉर्मूले बनते हैं, अलग से कोई फॉर्मूला नहीं बनता कहीं और से। इन्हीं क्लासिफिकेशन से क्या बनाते हो आप, फॉर्मूले बनाते हो। ओके अच्छा, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस आ जाए एग्जामिनेशन में, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे हैं क्लास जिससे कोई भी एसेट्स ना ही क्लास क्रिएट हो रही है, ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई ना कोई, दीज आर दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एनी एसेट, एसेट क्रिएट हो रहा है, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेकरिंग है, बार बार होने वाले खर्चे हैं, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रेकरिंग है, जो बार बार नहीं होते। पर्पस की बात करें, ये इनकर्ड किया जाता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, सरकार को आम तौर पे चलाने के लिए किया जाता है, और ये क्लास एसेट्स को खरीदने के लिए या लोन देने के लिए या लोन की रीपेमेंट के लिए किया जाता है। इंटरेस्ट, सब्सिडीज, एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, डोनेशन, पेंशन, ये सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जबकि मशीन खरीदना, स्कूल बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, बिल्डिंग या रीपेड लोन्स, ये सारे के सारे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला आपको पता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी तक जो मैंने फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग टोटल रिसीट रेवेन्यू प्लस कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट टैक्स प्लस नॉन टैक्स, टैक्स रेवेन्यू डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, और कैपिटल रिसीट में रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स, और जिसमें से बोरोइंग्स क्या होता है, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। ओके चलो, अगर हम बात करें सिचुएशन इन बजट, बजट आर ऑफ थ्री टाइप्स, सरप्लस बजट, इक्विलिब्रियम बजट, डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट यानी कि जहां पे रिसीट्स ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, इक्विलिब्रियम बजट जहां रिसीट्स और एक्सपेंडिचर बराबर है, डेफिसिट बजट जहां पे एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसीट्स ज्यादा है। और अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन, तो सरकार कैसा बजट बनाती है, सरप्लस। और कंट्री में अगर डिफ्लेशन है, मंदी है, सरकार कैसा बजट बनाती है, डेफिसिट बजट। तो ये आप ध्यान रखना, सरप्लस, डेफिसिट और इक्विलिब्रियम इन बजट। अच्छा, बजटरी डेफिसिट का मतलब क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, ये आ गया बजटरी डेफिसिट। ये फिर से तीन पार्ट के होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट जिसका फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, फिस्कल डेफिसिट को ही क्या बोलते हैं क्लास, बोरोइंग्स, या आप इसका फॉर्मूला लिख लो, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, या इसी को नेट ऑफ बोरोइंग्स कहा जाता है। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, फिस्कल डेफिसिट में से आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर दोगे तो आपके क्या आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट आएगा प्राइमरी डेफिसिट। तो ये फॉर्मूले ध्यान रखना, क्योंकि इन फॉर्मूलों से आपको एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। लेकिन जैसा मैंने लास्ट ईयर किया था, इस साल भी मैं यही करूंगा, सेपरेट वीडियो बनेगी जिसमें क्लास हम लोग न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। यहाँ हम थ्योरी पोर्शन रखते हैं, इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है इसके लिए क्लास अलग से वीडियो बनाएंगे, जहाँ पे क्लास हम इसके एक एक करके सारे न्यूमेरिकल्स की बात भी करेंगे। ओके अच्छा, अभी तक हमने देखा तीन टाइप के डेफिसिट के बारे में, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। और बजटरी डेफिसिट तो वही है, डेफिसिट को ही खाली बजटरी डेफिसिट कहा जाता है। अब रेवेन्यू डेफिसिट के इंप्लीकेशंस क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है क्लास की सरकार के रोजमर्रा के खर्चे और कमाई, और रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब सरकार के रोजमर्रा के खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, देश को चलाने के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए सरकार जो खर्चा कर रही है वो ज्यादा है, और कमाई जो है वो कम है। लाइक डिफेंस सर्विसेज, एक बात है ना, डिफेंस गुड्स खरीद रहे हैं तो वो कैपिटल नेचर का है, डिफेंस सर्विसेज दे रहे हैं वो रेवेन्यू नेचर का है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना आप। तो अब ये सरकार का एक वार्निंग सिग्नल देती है, हाई रेवेन्यू डेफिसिट गिव्स अ वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट, कि सरकार या तो अपने खर्चे कम करे या तो अपनी कमाई को बढ़ा ले। सरकार या तो अपने खर्चे कम करे, अपनी कमाई को बढ़ा ले। सरकार बहुत सारे खर्चे करती है पब्लिक गुड्स के ऊपर। पब्लिक गुड्स क्या होता है क्लास, पब्लिक गुड्स वो सारे गुड्स है जो आम जनता के लिए अवेलेबल है, जिसका नेचर बेसिकली दो होता है, नॉन राइवलरस, ठीक है, पहला क्या होता है, नॉन राइवलरस और नॉन एक्सक्लूडेबल। पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स विच आर अवेलेबल एट लार्ज फॉर जनरल पब्लिक, सबके लिए मुफ्त में अवेलेबल है, स्ट्रीट लाइट्स, पार्क, सड़कें, पुलिस की सर्विसेज, ये सारी की सारी चीजें, दीज आर कॉल्ड पब्लिक गुड्स, राइट। अब पब्लिक गुड्स की अगर मैं बात करता हूं तो वो नॉन राइवलरस है। नॉन राइवलरस मतलब क्या है, एक को अगर दिया जा रहा है दूसरे के लिए क्वांटिटी कम नहीं होगी। लाइक स्ट्रीट लाइट, अगर मैं चल रहा हूं तो ये नहीं कि दूसरे को लाइट कम मिलेगी, दूसरा मेरे साथ चल रहा है उसको भी लाइट पूरी ही मिलेगी। और ये क्या होता है क्लास, नॉन एक्सक्लूडेबल
है ना, किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते भाई तेरे को, तूने टैक्स पे नहीं किया तू सड़क पे नहीं चल सकता, तेरे को स्ट्रीट लाइट नहीं मिलेगी। किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, और एक के यूज करने से वो दूसरा कम भी नहीं होता। ये दो नेचर है पब्लिक गुड्स के, ध्यान रखना। तो देखो, हाई रेवेन्यू डेफिसिट सरकार को एक वार्निंग सिग्नल देता है क्या, या तो सरकार अपने खर्चे कम करे या अपनी कमाई को बढ़ा ले। लेकिन इंडिया एक लेस डेवलप कंट्री है, और इंडिया में क्लास सरकार गरीब लोगों से हाई टैक्स वसूल नहीं सकती। और इस सिचुएशन से, और सरकार खर्चे तो करेगी करेगी, देश बन रहा है अभी, तो कम से कम 100 साल तो हो, गुलामी 200 साल की हुई है, कम से कम इतना साल तो और चाहिए, 100-150 साल, ताकि हम लोग उभर सकें, वो भी पूरे नहीं हुए अभी। तो सरकार क्या करती है, इस सिचुएशन से उभरने के लिए सरकार या तो बोरोइंग करती है या डिसइन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर हाई रेवेन्यू डेफिसिट है, उससे उभरने के लिए सरकार के पास दो काम है, बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट। बोरोइंग से सरकार की लायबिलिटी बढ़ जाती है, जबकि डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार के एसेट्स कम हो जाती हैं। बोरोइंग क्रिएट्स लायबिलिटी, वेयरएज डिसइन्वेस्टमेंट रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो रेवेन्यू डेफिसिट से उभरने के लिए बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट, ये दो अच्छे उपाय हैं, ठीक है। अब फिस्कल डेफिसिट मतलब बोरोइंग्स, आपने जो उधार लिया है, तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, लेकिन एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। और किसी क्वेश्चन में बोरोइंग गिवन है तो वही फिस्कल डेफिसिट है। एक फॉर्मूला और भी है फिस्कल डेफिसिट का, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। और एक और फॉर्मूला भी है, टोटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस रिकवरी ऑफ लोन माइनस डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग छोड़ दो। और ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब बजट डेफिसिट गिवन होगा। इफ बजट डेफिसिट इज गिवन, ध्यान सुनना, अगर बजट डेफिसिट दे रखा है तो बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी दोनों को जोड़ोगे तब आएगा फिस्कल डेफिसिट, यानी सरकार पे लोन कितना है टोटल। फिस्कल डेफिसिट में सरकार के पास टोटल लोन कितना है, चाहे आपने अपने देश से, होम से ले रखा हो, अब्रॉड से ले रखा हो, IMF से ले रखा हो, टोटल लोन तुम्हारे ऊपर कितना है वही बताता है क्लास आपका फिस्कल डेफिसिट। देश से लिया, बाहर से लिया, अलग अलग सरकार से लिया, किसी से भी लिया। अब हाई फिस्कल डेफिसिट भी क्लास बहुत सारे इंप्लीकेशंस को लेके आता है। अगर फिस्कल डेफिसिट हाई है, इसका मतलब इन्फ्लेशन, देश में महंगाई बढ़ेगी, उधार लोगे तो पैसा खर्च करोगे, देश में लोग हाथ में पैसा आएगा, लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। फॉरेन डिपेंडेंस, हम जिस कंट्री से उधार लेते हैं, जाने अनजाने में हम उस कंट्री पे डिपेंड होते चले जाते हैं, तो फॉरेन डिपेंडेंस है। और हमारे फ्यूचर जनरेशन जो है, अगली सरकार जो आएगी, उसके लिए पहली लायबिलिटी यही होगी पुरानी सरकारों का लोन चुकता करना। और इवन क्लास फिस्कल डेफिसिट ये भी इंप्लाई करता है कि सरकार का बोरोइंग और फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है, तो ये इम्पैक्ट करता है कि सरकार का जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो भी हाई होगा। इसको डेट ट्रैप बोलते हैं, कर्जों का जाल। अगर फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है, इसका मतलब लोन ज़्यादा है, लोन ज़्यादा है तो इंटरेस्ट ज़्यादा पे करेंगे, और इंटरेस्ट कैसा एक्सपेंडिचर होता है, इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ेगा। तो फिस्कल डेफिसिट का बढ़ना यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट का भी बढ़ना है, और एक कर्जों का जाल है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डेट ट्रैप, राइट। अगला है प्राइमरी डेफिसिट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ध्यान रखना, अगर फिस्कल डेफिसिट से सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट को घटा दें, उसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। तो आप क्या देखोगे, प्राइमरी डेफिसिट शोज बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। तो इंटरेस्ट पेमेंट हटाने के बाद जो बोरोइंग रिक्वायरमेंट है, जहां भी आ जाना आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट, आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, समझ जाना वो बात किसी कर रहा है, प्राइमरी डेफिसिट की। ओके, बस इतना ही। अच्छे से क्लास हमने पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर लिया। बजट के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो दोनों का डिफरेंस, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, आइडेंटिफाई करना कौन कौन सा रिसीट से, एक छोटा न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। और बजट के ऑब्जेक्टिव मेरा, MERA, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हो सके तो फॉर्मूला मतलब मीरा का फुल फॉर्म जो है मेरा, वो लिख के रखना नीचे कॉमेंट में, ताकि हमेशा आपको याद रहे। बाकी अब आगे के चैप्टर्स बचे हुए हैं, 2 चैप्टर अप्रॉक्सीमेटली, उसे भी हम खत्म कर देंगे नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हर एक चीज़ टाइम पे मिले, और इनको फॉलो भी करते चलो। अब आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवीजन कर लेना, आपको मैंने 2 बार रिवीजन करा दिया, कल डिटेल में, आज क्लास इन शॉर्ट रिवीजन। तो आई होप क्लास एग्जामिनेशन से पहले आप इस वीडियो को देख के जरूर जाओगे, ठीक है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।